वेलकम बैक। और इस वक्त हम एक्वायर्ड डिसेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, यानी आपकी ज़िंदगी जिस तरह मैंने पहले बताया कि सही चल रही है और खुदा न खास्ता कोई एक वाक़या हादसा पेश आता है और उसके बाद सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वो ट्रॉमा, उस मेंटल ट्रॉमा से आपने कैसे निपटना है, आपने उस डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करके कैसे आगे बढ़ना है। और कभी कभी जब आप उस फेज़ से, वो जो फेज़ है ना जिसने उसको सर कर लिया वो काफ़ी चीज़ें सर कर लेता है। वो नाम जो आप पहले इस डिसेबिलिटी से पहले नहीं बना पाए थे वो आप बाद में बना लेते हैं। लेकिन इससे कॉम्बैट कैसे करना है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा अनस मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और डॉक्टर कुरतुलैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यूरो फिजिशियन हैं और ये पर्टिकुलरली उनका सब्जेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? सो डॉक्टर साहिबा, आपने इस तरह के बहुत से केसेस भी देखे हैं जिनको आप ट्रीट करती हैं और आपकी क्योंकि फील्ड ही यही है। सो एक्वायर्ड डिसेबिलिटी में हाउ टू गो अबाउट इट? एक वाकया हो गया, हादसा हो गया और आपकी महरूमी हो गई। जैसे इसमें 2-3 चीज़ें आती जो सबसे ज़्यादा कॉमन, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड स्ट्रोक। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए तो जो इंजरीज हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम रिहैबिलिटेशन से वो रिकवर हो जाती हैं, लेकिन उस दौरान जो सबसे ज़्यादा मरीज़ और उनकी फैमिली पे जो बर्डन आता है डिप्रेशन, कि अब इस कैफियत में मुझे मोहताजी वाली ज़िंदगी है, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मैं सही से बात नहीं कर पा रहा हूँ, कि मेरे जिस्म पे मक्खी भी बैठी है तो मैं उसको हटा नहीं सकता, मैं मतलब हर चीज़ के लिए मोहताज हूँ। उसमें सबसे अच्छा रोल एक अच्छी साइकोथेरेपी और उनकी काउंसलिंग और कुछ मेडिसिन्स हैं कि इस चीज़ से, और फिजियोथेरेपी, तसल्ली देना घर वालों को भी कि ये कोई बोझ या कोई बर्डन ऐसी चीज़ नहीं है, थोड़े अरसे में ये चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। जो स्ट्रोक है उसके लिए थोड़ा लंबे अरसे के लिए फिजियोथेरेपी चलती है, लेकिन अगर आप अच्छी फिजियोथेरेपी करा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आवाज़ बंद हो गई है, आप स्पीच थेरेपी करा रहे हो, आपका हाथ और पाँव कमज़ोर हो रहा है, तो उसके लिए आप फिजियोथेरेपी कराओ। तो उसमें जैसे 30-30-30 का कट ऑफ होता है, 30% लोग बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 6 months। बाकी जो रिमेनिंग 60% उसमें 30% लोग ये हैं कि वो पार्शली रिकवर हो जाते हैं, पार्शली उसमें एक थोड़ा बहुत डेफिसिट रहता है, थोड़ा असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है आगे। जो रिमेनिंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें 30% लोग हैं जिसमें थोड़ा मुश्किल रिकवर होते हैं, उनकी फिर पूरी ज़िंदगी मोहताजी से गुजरती। तो इन सब चीज़ों में एहतियात एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे वो बचा जा सकते हैं, और जो अभी एक्वायर्ड डिसेबिलिटी उनकी हो गई है उसको थोड़ा काउंसलिंग, कुछ कभी कभी हम एंटी डिप्रेसेंट्स और इस तरह से करके चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। हम केस वाइज भी आपसे सवालात कर लेंगे। लेकिन ताहिरा, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि डिप्रेशन ऑब्वियसली वो सडन शॉक होता है, और डिप्रेशन होता है ना सिर्फ आपको होता है, आपकी फैमिली को होता है, हर कोई मुंह छुपाए रो रहा होता है या हर कोई इस तरह की कैफियत में होता है और आप एक अजीब सी सिचुएशन में होते हैं। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप ये एड्रेस करें उस इंसान को भी, खुदा न खास्ता किसी की ज़िंदगी में भी ये वाक़या होता है, और उसकी फैमिली को भी, कि भाई आपकी फ़र्स्ट एड क्या होनी चाहिए। दिमागी भी तो फ़र्स्ट एड होती होगी ना कोई? तो दिमाग में भी फर्स्ट एड होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा ट्रॉमा जो ट्रिगर होता है वो इस चीज़ से होता है कि पहले मैं कुछ कर पा रहा था, अब मैं नहीं कर पा रहा। अच्छा, नेचुरली जब हम बात करते हैं तो डिपेंडेंसी इज़ अ कर्स। अब वो फिजिकल हो, वो मेंटल हो, वो इमोशनल हो। अगर आपको ये पता लग जाए कि अब मैं ये चीज़ नहीं कर सकूँगा और इसके लिए मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो वही बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। अच्छा, हमारे रिलीजियसली भी, साइकोलॉजिकली भी, आपके साथ जब कोई इवेंट होता है तो इट्स देयर टू टीच यू समथिंग। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा ना कि ये आपकी चॉइस है कि उसके बाद आपने वो आइडेंटिटी और वो जगह जो आपकी दुनिया में या रिश्तों में नहीं थी वो अब आप वो बन जाती है। अक्सर मैंने ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं कि पहले कोई नहीं जानता था और बाद में इतने लोग जानते हैं, उन्होंने इतनी ग्रोथ कर ली एज अ पर्सन जो पहले नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ जो पहला रिस्पॉन्स है ना ट्रॉमा का, वो डिसअपॉइंटमेंट होती है, मायूसी होती है कि अच्छा अब मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। हमने डिफरेंट ट्रॉमा की बात की। मैंने रिसेंटली अपनी इमीडिएट फैमिली में एक ऐसा केस देखा जो ये स्ट्रीट क्राइम के अंदर उनको गन शॉट की वजह से ये हुआ कि वो बिल्कुल फिजिकली हैंडीकैप हो गए। वो लड़का अब बिस्तर से उठ नहीं सकता, राइट। सो अब उसका मेंटल स्टेट क्या होगा? ना वो फिजियोथेरेपी कराना चाह रहा है, ना वो किसी से बात करना चाह रहा है, ना वो कोई दवाई लेना चाह रहा है। पहला तो फेज यही मैंने देखा है कि सब अपने आप को बंद कर लेते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आप एज अ फैमिली ये कर सकते हैं, यू जस्ट नीड टू बी देयर। हमारे यहाँ ये कि हम बड़ा पुश करते हैं, इसको बाहर लेके जाओ, इसको बोलो बात करो, इसको बोलो कि दवाई खाए। देखें, एट टाइम्स आपको इमोशंस को रेगुलेट करना होता है,
राइट। सो अगर वो बंदा आपकी हर चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है, हर सजेशन को रिजेक्ट कर रहा है, तो इतनी जल्दी क्या है कि आप चाहते हैं कि वो आज ही रिहेबिलिटेट हो जाए। रिहेबिलिटेशन इज़ अ प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको एक गोली बताऊंगी और कल आप आएंगी तो आपके सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, या कोई ऐसी थेरेपी होगी कि आज आपसे बैठ के एक सेशन होगा और कल आपकी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। तो ये जो क्विक फिक्स है वो नहीं हो सकता, वैसे भी नहीं हो सकता ज़िंदगी में, लेकिन ये इतना बड़ा ट्रॉमा होता है कि इसके बाद नहीं हो सकता। अगर यानी आपको टाइम देना है, टाइम देना है। जैसे कुछ लोग ये भी करते हैं, दोनों एक्सट्रीम है। एक तरफ तो ये कि खुद बहुत डिप्रेशन में फैमिली जा रही होती है, दूसरा एक्सट्रीम ये है कि उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए कुछ ज्यादा ही हैप्पी गो लकी हो जाते हैं, ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है। ये तुम्हारी पसंद का खाना है, ये देखो तुम्हारा दोस्त आ गया, ये तुम्हारी पसंद का म्यूजिक आ गया। उसको क्या फील करा रहे हैं कि हमें ना, मतलब आप उसको बेचारगी फील करा रहे हैं ना कि हमें सब प्रोवाइड करना है और टाइम पे करना है ताकि तुम्हें कुछ बुरा फील ना हो। आपने नॉर्मलाइज सिचुएशन को ऐसे करना है कि जैसे आपका रवैया उससे पहले होता था उसमें थोड़ा और बेहतर कर ले, लेकिन बस ताकि उसको खुद से फील हो कि सब कुछ नॉर्मल है। देखिए, नॉर्मल फील कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ये फील कराएंगे कि अब भी कोई अब नॉर्मेलिटी हो गई है और इसके साथ वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो वो मायूसी और वो तकलीफ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उसको ये फील कराते हैं कि ये नॉर्मल है और वो इसके साथ सब कुछ कर सकता है। आपने स्ट्रोक की बात की, मैंने अगेन अपनी इमीडिएट फैमिली में ही देखा कि एक ओल्ड एज खातून थी, उनको इसी तरह से माइनर स्ट्रोक हुआ और फॉर 3-4 मंथ शी वॉज ऑन बेड, राइट। तो चलता फिरता आदमी बेड पे था, बट अगेन वो दोबारा खड़ी हुई तो अपने विल पावर के थ्रू खड़ी हुई, अगेन फिजियोथेरेपिस्ट से खड़ी हुई। अच्छा, शुरू में जब आप उनसे कहते हैं कि फिजियोथेरेपी करा रहे हैं तो वो नहीं कराना चाहते, वो कुछ भी नहीं कराना चाहते। वो ये फीलिंग जो है ना वो इतनी ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि अब बस ऐसे ही ज़िंदगी रहेगी, अब बस। और मेरे ख्याल में वो उस वक्त ऐसा फील कर रहे होते हैं कि शायद इससे भी बुरा कुछ हो सकता है तो वो हो जाए और मैं खत्म ही हो जाऊं। हाथ पाँव छोड़ने वाली बात है कि वो कर लेते हैं। लेकिन जब आप उनको टाइम देते हैं, आप कॉन्स्टेंट रिमाइंडर देते हैं, व्हेन यू आर देयर फॉर देम, तो ग्रेजुअली आप देखते हैं कि चीज़ों में बेहतरी आती है। वो कोई भी इंसान उस स्टेट में पड़ा नहीं रहता अनटिल अनलेस कि वो बिल्कुल ही मेंटली या इमोशनली इक्विप्ड ना हो। फिर अगेन जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि देखें, थेरेपिस्ट के पास हमें ये लगता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद साइकोथेरेपी की क्या ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है ना। लेकिन थेरेपिस्ट के पास आपको हर ट्रॉमा के बाद जाने की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी की डेथ हो, चाहे आपके यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे आपका एक्सीडेंट हुआ हो। मैं तो देखती हूँ बैरून ममालिक में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो ज़रूर आपके पास साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इसमें आपको सेशन लेना है। इवन डॉक्टर्स अपने लिए भी ये थेरेपीज लेते हैं क्योंकि वो भी बड़ी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं और बिलाखिर इंसान है। और इस चीज़ पे ना बात काट रही हूँ, इस पे सबसे ज़्यादा जो आजकल की इस दौर में आ गए ना, इस फालिज के बाद 3 से 6 घंटे के अंदर अंदर ऐसा ट्रीटमेंट भी आ चुका है कि जिससे आपकी आगे की ज़िंदगी में कोई ऐसा डेफिसिट रहेगा ही नहीं। आपको अलामात शुरू हुए, आपने देखा फेस टेढ़ा हो रहा है, हाथ कमज़ोर हो रहा है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल गए। हाइपर एक्यूट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें यह है कि आपको वो दवाई देके जिस तरह से हार्ट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के थ्रू वो और फ़ौरन दिल का फंक्शन बहाल हो जाता है। इसी तरह से स्ट्रोक के लिए अगर कि वो खून की शरीयान फटी नहीं है, क्लॉट ने जाके इस्कीमिक इवेंट किया है, तो जो अलामात आए 3 से 6 घंटे में वो ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ बैक टू नॉर्मल जो कि इस इवेंट से पहले थे वैसे हो सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा अवेयरनेस ये होनी चाहिए, जब अलामात शुरू हो फ़ौरन हॉस्पिटल आएं। जो हम इंडिविजुअल केसेस की बात कर रहे थे, किसी केस को आप रेफर करना चाहेंगे ऑब्वियसली विदाउट कोटिंग द नेम्स, जिससे लोगों को ये समझ आए कि ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं तो उस पर क्या करना होता है? बिल्कुल, एक पेशेंट है, मैं जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, 22 ईयर यंग बॉय। He presented an accident in emergency with history of 1.5 hour history of deviation of mouth, right arm and right leg weakness and difficulty in talking. He was Accident हुआ था उसका? No. He suffered stroke. Okay. 22 years में stroke? 22 years and he was a case of young stroke. Later on workup हुआ तो पता चला था कि hypercoagulable state थी, जो कि कॉन्जेनाइटली खून की कुव्वत मुदाफ़ियत ये तो डॉक्टर जो सर्जन को एक्सप्लेन कर रही होती होंगी ना, वही मुझे एक्सप्लेन कर दिया। इसमें ये है कि खून को जमाने की कुव्वत मुदाफ़ियत का एक निज़ाम होता है हमारे जिस्म के अंदर, वो डिस्टर्ब हो ड्यू टू बर्थ डिफेक्ट, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो खून ज़्यादा जमे हमारी शरियानों के अंदर, और वही खून की छोटी शरियानें जो दिमाग को खून पहुंचाती हैं हार्ट से निकल के, उनमें जाके ब्लॉक हो जाए। तो वो इलाका जहाँ से हमारा समझ बूझ बात करने का निज़ाम, हाथ और पाँव की ताकत और फेस की ताकत आती है, ये टेरिटरी उस जगह पे अगर क्लॉट आए तो ये सारे अलामत आ सकते हैं। सही।
तो क्रॉस्ड होता है, राइट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी एंड लेफ्ट साइड इन अदर वे कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ बॉडी. तो ही सफर्ड राइट साइडेड arm and leg weakness and difficulty in talking. ठीक है. He presented with 1.5 hour history of all these symptoms. And we managed him within time period over the period of 6 hours. And then after that acute management, he stayed in our ICU and then meanwhile rehabilitation started very soon. Later on, over the period of 15 days to 20 days, he started walking. When he came up, there was zero power in his arm and leg. He is unable to talk. He was drowsy, not following commands to Weber. Even on pain, his arm was not moving, his leg was not moving. Then after the couple of days, 15 to 20 उर्दू में days, बताना है आपने, इतने सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे आपकी बात को. जी, जो मतलब मैंने कहा ना डॉक्टर साहिबा का शिफ्ट हो गया था इस वक्त. वो शिफ्ट हो गई थी, वो उस वक्त जो एक्सप्लेन करते हैं. ताकत ऐसी थी कि वो बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे थे. बिल्कुल. आप हमारा क्या तरीका होता है, हम अगर अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तो नेल बेड पे प्रेशर देते हैं, पेनफुल स्टिमुलस, जिससे पेशेंट विड्रॉ करता है. वो भी नहीं कर पा रहे थे. आप आईब्रो पे प्रेशर देते हो जिससे फेशियल एक्सप्रेशन आपको पता चल रहे, कोई भी रिस्पांस नहीं था. तो वो बेहतर हुआ 6 घंटे की आपकी. ऐसे हुआ कि उस दौरान ही नहीं, लेकिन इस ट्रीटमेंट का ये होता है कि आपको 3 months के अंदर अंदर, और जो आप बेहतरी की तरफ जाते हो तो वो ऐसी होती है कि जिस वक्त आपके सिम्टम्स स्टार्ट हुए उससे पहले जो स्टेटस था वही स्टेटस वापस. अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे एक बात बताएं, हमारे यहाँ ये भी है कि जहाँ कोई इस तरह का प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपी करनी है, तो घर वाले कहते हैं फिजियोथेरेपी नहीं करनी, फलां के पास चलो, ये मालिश वाला है, फलां के पास चलो, ये हड्डी जोड़ तोड़ वाला है, और बहुत सारी कमरे में बंद करके लगते हैं कंबल. बहुत सारे पेशेंट्स मैंने से जो चीज नहीं करनी है, खुदारा ये चीज नहीं करनी है. देखें, अल्लाह ताला ने ये चीज़ बताई है कुरान के कलाम में, किसी को वो नहीं, उसमें शिफा होती है. लेकिन अल्लाह ताला ने ही हमें ये इल्म दिया है कि ये इसकी नोयत है, इसमें ये अलामात आते हैं. फौरी ट्रीटमेंट से वो फिर ऐसी जगह पे आता है शुरू. अब ट्रीटमेंट, अब वो चीज़ें रिवर्स नहीं होती. जैसे एक मिसाल है, आप किसी का हाथ काट दो, वो हाथ नया नहीं बनेगा. किसी का पैर टूट जाए, आप काट दो, वो नया तो नहीं बनेगा. अगर कि दिमागी शरियान के अंदर खून ब्लॉक हो गया, आपने उस गिवन टाइम में उसको नहीं निकाला, वो ट्रीटमेंट नहीं किया, आप 3 से 6 महीने दम दुरूद सब चीज़ें करने के बाद अब आप डॉक्टर के पास आ रहे हो, वो रिवर्स नहीं होगा. वो नहीं हो सकता. अच्छा, फिजियोथेरेपी का नेमल बदल मालिश है, जो कहते हैं घर में मालिश होगी, यूं होगा, वो होगा, ये है. मालिश का थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाए. अगर आप जोड़ पे मालिश करें तो फुल रेंज में हर जोड़ को मालिश के बाद आप हिलाएं. वो तो ना करें ना डॉक्टर साहिबा, घर में ना करें, क्योंकि घर में कोई पता चले और जोड़ हिला दिया, देखिए डॉक्टर के पास ही जाए ना. आप मसल्स रिलैक्स करने के लिए, आज आपको लग रहा है पट्टों में अकड़ान है, हम भी कहते हैं, अगर आसाबी तनाव जिसको कहते हैं, आपको यहाँ प्रेशर फील हो रहा है सर में, तो आप मालिश कर सकते हैं. वो आपको ईज देती है, दैट्स इट. मालिश इलाज नहीं है. जो तरीका इलाज है ना, वो फिजियोथेरेपी है. तो ये समझने की जरूरत है कि मालिश एक लग्जरी है. अगर आपको मिल रही है, मालिश करने वाली मिल रही है, घर में कोई कर रहा है, अम्मा कर रही है, नानी कर रही है, तो मालिश करवा के सो जाएं, आप रिलैक्स हो जाएं. लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई चोट लगी है, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं और उसके मशवरे से फिजियोथेरेपी. अच्छा, मुझे ये भी बात बताइए ताहिरा, कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो डॉक्टर साहिबा के अपने चैलेंजेस हैं कि ये उनको परसुएड करती हैं कि जी आपने फिजियोथेरेपी कराना है या इस तरह ट्रीटमेंट कराना है. नेक्स्ट स्टेज पे अगर कोई गलती से बोल भी दे के अच्छा आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, एज अ फैमिली यू मस्ट गो एंड सी द साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, तो फैमिली बुरा बहुत मनाती है. तो ये बैरियर कैसे क्रॉस करेंगे? लोग बुरा बहुत मनाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो जाना ही नहीं चाहते. हाँ, उसमें अगेन वही बात है ना कि हम आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते. हमें ये लगता है कि जो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, खुदा ना खास्ता वो कोई पागल है. अच्छा, पागल वाली टर्म अपने जहन से निकालने की ज़रूरत है. मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ. हर वो इंसान जो इस माशरे में ज़िंदा है, मुख्तलिफ स्ट्रेसेस से गुजरता है. हो सकता है मुझे रिलेशनशिप स्ट्रेस ना हो, फाइनेंस स्ट्रेस ना हो, किसी और चीज़ का, वर्क प्लेस पे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और अगर कुछ भी नहीं, आपको लगता है आप इंतहाई सेहतमंद इंसान है, तो आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए और वो सेहत बरकरार करने के लिए भी काउंसलिंग या थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है. अगर आप एज अ फैमिली किसी ट्रॉमा से सफ़र किए हैं, उस ट्रॉमा को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है. अब देखिए, इसकी मिसाल ऐसे कि आपके भी बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं, बचपन से लेके अब तक हमने कभी किसी को नहीं बताया और हमें हमारे वालिदैन ने कभी नहीं बताया
कि अगर कभी कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो तो वो इमोशंस कैसे रेगुलेट करते हैं। हमने बचपन में देखा कि घर में अगर कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता था तो सब बैठ के रोते थे, उसके बाद 2-3 लोग बहुत अरसे तक रोते रहते थे, बाकी लोग नॉर्मल हो जाते थे। तो मुझे नहीं पता कि अगर मेरे किसी अजीज़ की डेथ होगी तो मैंने उसको प्रोसेस कैसे करना है, राइट। सिर्फ रोना इज़ वन पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोसेस करना नहीं है। इसी तरह से मेरी फैमिली में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, मेरा हो गया है, मुझे कोई अपाहज हो गए या माजूर हो गए, तो उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसको एक्सेप्ट कैसे करना है कि अब ये बंदा, आप ये देखें ना, अगर मैंने किसी को 2 टांगों पे चलते हुए देखा और मैं खुदा ना खासा अपने करीब किसी को देखूं कि अब वो नहीं चल सकता, तो मेरे लिए भी तो ये ट्रॉमा है ना, ट्रॉमेटिक है। तो उसको सिर्फ रो के प्रोसेस नहीं करना होता। तो ये इंतहाई सेहतमंदाना कदम है कि अगर आप उसके लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और अगर आप उस मरीज़ को भी लेकर जाते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी जहनी सेहत होगी उतना ही इम्कान है कि आप किसी भी मसले से, किसी भी बज़ाहिर माजूरी से ज़्यादा अच्छे से लड़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे क्योंकि विल पावर भी आपकी वो माइंड से ही प्रोसेस होती है ना, वो आप माइंड, आपकी माइंडफुलनेस होगी तो आप कुछ कर सकेंगे। और लोग ये हमने देखा ही है, जिस तरह अभी ताहिरा भी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि विल पावर की वजह से, जो आप अपनी किसी रिलेटिव का जिक्र कर रही थी, तो विल पावर पे भी काफ़ी लोग, डॉक्टर साहिबा आप इस पे बिलीव करती हैं, जो आपने देखा बिल्कुल स्ट्रोक से रिकवरी में आपकी विल पावर नहीं होगी, आप कराने ही नहीं दोगे कुछ। और डॉक्टर साहिबा बाकी भी तो है ना, जो इस तरह के अचानक वाले एक्सीडेंट्स और चीज़ें हैं, एक्सीडेंट्स के बाद भी लोग आप लोगों के पास आते होंगे, सडन ब्लाइंडनेस हो गई, शुगर के पेशेंट्स में भी हमने ये देखा है, और वैसे भी सडन ब्लाइंडनेस हो गई, आपने पूरी ज़िंदगी आप देखते रहे हैं, आपको कोई ठोकर नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, अचानक आपकी रोशनी चली गई और अब हर जगह से आप टकरा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं कंप्लीट ही नहीं हूँ। बिल्कुल, ये डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में आता है और उसके बाद आपकी एक सोजिश की बीमारियां होती हैं जो कि यंग में भी हो सकता है, जिससे सॉरी ऑल ऑफ अ सडन आपकी दोनों टांगें काम करना छोड़ जाएं या आपकी एक आँख की या दोनों आँख की बिनाई चली जाए। उसमें भी वही चीज़ है कि टाइमली मैनेज करना और अगेन इस चीज़ का कि इस चीज़ से रिकवर कैसे करना है। रिकवर हो जाता है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए उनमें और थोड़ा सा ये कि हिम्मत चाहिए, विल पावर चाहिए। ट्रीटमेंट हम सेट कर देते हैं, वो कोई नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि पेशेंट उस चीज़ के, उस बर्डन से निकलने के लिए उनको जितना टाइम लगना चाहिए उससे बहुत लंबा टाइम लगता है। उसका रीज़न ये है कि वो कराना नहीं चाहते अपनी साइकोथेरेपी, अपनी रिहैबिलिटेशन के लिए जाना। अगर जा सकते ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। और हमारे जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं उसके अलावा हमारे ना कि सिर्फ ब्रेन में, अगर एक्सीडेंट के बाद वैसे भी इंजरीज, ये अब हमारे यहाँ तो ये मार धाड़ के भी इतने सीन है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, उसके अलावा भी एक एज है जिसमें मैं देखती हूँ टीनेज एंड ऑनवर्ड्स के लड़ाइयाँ लड़कों में और इस तरह की चीज़ें, और गलत चोट लग गई और उससे भी काफ़ी सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। और भी डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा होता है कि ख़वातीन को कोई गलत चोट लग गई, कोई इस तरह से हो गया, उसमें भी इश्यूज हो जाते हैं। उसमें भी इश्यूज आ सकते हैं। एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देती है, आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है, वो जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की, वो ये भी है कि हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली नहीं है, वो हैंडीकैप फ्रेंडली नहीं है। आप किसी मॉल जाते हैं, किसी खाने की जगह पर जाते हैं, अगर मेरी नानी सास जिनकी मैं मिसाल दे रही थी, शी वॉज ऑन व्हील चेयर, तो जब हम जाते थे तो हमें रियलाइज होता था कि कितनी जगहों पे वो नहीं जा सकती, वो फैसिलिटी नहीं है, रैंप नहीं है, आपको अंदाजा होता है कि ये एक अलग स्ट्रेस है। अच्छा, वो भी बंदा ये कहना शुरू कर देता है कि नहीं तुम लोग मुझे कहीं लेकर नहीं जाया करो, तुम्हें मसला होगा, अच्छा नहीं लगता ये ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ ये चीज़ इतनी, ये नॉर्मलाइज करना ही है ना, कि आपको फील हो कि अगर मुझे नहीं भी नज़र आ रहा तो भी आप कहीं भी जा सकती हैं, आप किसी से भी मिल सकती हैं, कुछ भी बात कर सकती हैं, अगर आपकी टांगें नहीं भी काम करी, क्योंकि आपने जहन से सोचना है, जहन से अमल करना है। तो ये भी एक बहुत अहम पहलू है कि मैं और आप सब अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को इतना फ्रेंडली करें कि जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं वो कंफर्टेबली मूव। और सर्टेन लेवल ऑफ फेथ आपको डॉक्टर पे रखना पड़ता है, जिससे आप इलाज करवाएं, जाहिर है उस पर फेथ आपको करना पड़ता है और उसको अपनी बात बतानी भी होती है, उसके साथ ऑनेस्ट भी रहना होता है। सो ये भी कुछ उसूल हैं, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बल्कि बाकी हमारी तरफ से भी ये 2-वे ट्रैफिक है, जितना हम ऑनेस्ट रहेंगे उतना बेहतर हमारा इलाज हो सकेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ पर आए और बड़ी जल्दी हमने ये डिस्कशन कंप्लीट किया। एक छोटी सी बात है, इफ यू डोंट माइंड, अवेयरनेस का जब आप बात करते हो ना, तो जो अक्वायर्ड डिसेबिलिटीज़ का 70% पोर्शन है, ऑलमोस्ट 70%, वो पेशेंट कंप्लायंस से स्टार्ट होता है। लोग आके कहते हैं
ब्लड प्रेशर जब मुझे महसूस होता है, सर में दर्द होता है, मैं दवाई खाता हूँ और मेरा सही। खुदारा अगर आपको हर दफ़ा ब्लड प्रेशर पे, तो दुनिया में किसी को हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक हो ही ना। मेडिसिन एक दफ़ा आपको पता चला है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है आप खाओ, तो उसको खुदारा कंटिन्यू करें। डायबिटीज अनकंट्रोल चल रही है जिससे आपकी आंखें चली जाएंगी, आप मीठा खाए जा रहे हो, दवाई खा नहीं रहे हो, इंसुलिन आपको मतलब सजेस्ट की गई, आप वो नहीं लगा रहे हो। और अक्सर जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को हो गया, वो पूरी ज़िंदगी मेडिसिन पे रहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम तो ठीक है, अब सही हो गए। अब क्या हुआ, हार्ट का फंक्शन कमज़ोर है, आपने मेडिसिन नहीं खाई, क्लॉट्स बने ऊपर, और फिर स्ट्रोक्स के साथ पेशेंट। हाँ, तो ये इन चीज़ों का ख्याल करने की ज़रूरत है। डेली वॉक, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटीज़ कंट्रोल, और कोई अगर आपको अंडरलाइंग हार्ट के इश्यूज हैं, कंप्लायंस मेडिसिन का अच्छा रखिए, उसकी पाबंदी। सही। विद दैट एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपकी एक और मेहमान से मुलाकात करवाएंगे।